कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब भारत सिर्फ एक देश नहीं था, एक सपना था। सोने की चिड़िया, जहां धरती से खुशबू उठती थी, जहां मसाले सिर्फ भोजन नहीं, दुनिया की अर्थव्यवस्था की धड़कन थे, जहां ज्ञान, विज्ञान, व्यापार और संस्कृति का प्रकाश पूरी दुनिया को दिशा देता था। लेकिन दूर पश्चिम में कुछ आंखें इस प्रकाश को देखकर चकाचौंध नहीं, बल्कि लालच से जल रही थी। नमस्कार दोस्तों, स्टोरी यूनिवर्सिटी देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपका दोस्त भीम सिंह साहू। हम यहां पर ऐसी कहानियां सुनाते हैं जो इतिहास के पन्नों को जीवंत बना देती है। अगर आप इतिहास और रहस्यों की ऐसी ही सच्ची और रोमांचक कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 15वीं सदी का यूरोप बाहरी चमक के पीछे अंदर से कमजोर था। उसके पास धन नहीं था, उसके पास संसाधन नहीं थे, और सबसे बड़ी बात, उनके पास भारत जैसा कोई स्रोत नहीं था। भारत जहां से मसाले, रेशम, सोना, कीमती पत्थर और ज्ञान जाता था, लेकिन यह सब सीधे यूरोप नहीं पहुंचता था। अरब और भारतीय व्यापारी सदियों से समुद्री व्यापार में उस्ताद थे। उनके जहाज हिंद महासागर पर राज करते थे। यूरोपियों के लिए भारत तक पहुंचना आसान नहीं था। पुराने रास्तों पर उनका नियंत्रण नहीं था और हर बार उन्हें महंगा व्यापार करना पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे यह व्यापार उनके लिए जरूरत नहीं, एक जुनून बन गया। उनकी सभाओं में, राजमहलों में एक ही सवाल गूंजता था, भारत तक सीधे कैसे पहुंचा जाए। क्योंकि ये सिर्फ व्यापार नहीं चाहते थे, वे नियंत्रण चाहते थे। उसी समय पुर्तगाल एक छोटा सा लेकिन महत्वाकांक्षी राष्ट्र था, दुनिया को बदलने का सपना देख रहा था। और वहीं जन्म हुआ वास्को दा गामा का। लेकिन यह कहानी किसी नायक की नहीं है, यह कहानी एक योजना की है, एक ऐसे व्यक्ति की जिसने समुद्र को चुनौती नहीं दी, बल्कि भारत की संपत्ति पर नजर गड़ा दी थी। बचपन से ही वास्को समुद्र के पास पला बढ़ा, लेकिन उसका सपना खोज नहीं था, वह शक्ति चाहता था। जब उसने भारत की समृद्धि के बारे में सुना, उसकी आंखें में जिज्ञासा नहीं, लालच चमक उठा। यूरोप में यह मान्यता फैल चुकी थी, जो भारत तक पहुंचेगा वही दुनिया पर शासन करेगा। वास्को दा गामा ने यह सपना नहीं देखा कि वह संस्कृतियों को जोड़ेगा। उसने सोचा, कैसे इस स्वर्ण भूमि को अपने देश के लिए झुका दिया जाए। वह राजा मैनुअल प्रथम के दरबार में गया। उसने कहा, महाराज, भारत तक पहुंचने का मार्ग मैं खोज सकता हूं, लेकिन यह केवल एक यात्रा नहीं थी, यह एक रणनीति था। राजा जानता था, यदि भारत का मार्ग मिल गया तो यूरोप की गरीबी खत्म हो सकती थी और बाकी दुनिया पर उनका प्रभाव बढ़ सकता था। आदेश मिल गया, तैयारी शुरू हुई। लिम्बन के तट पर महीनों तक जहाज बनाए गए, लेकिन इन जहाज़ों में सिर्फ व्यापारी सामान नहीं था, हथियार भी थे। यह यात्रा केवल मसालों के लिए नहीं थी, यह शक्ति के लिए थी। 4 जहाज तैयार हुए, 100 गैब्रियल, 100 राफेल, बेरियो और एक सप्लाई जहाज। नाविकों को बताया गया, यह व्यापारिक यात्रा है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। 8 जुलाई सन 1497, जब सूरज समुद्र पर चमक रहा था, 4 जहाज इतिहास की दिशा बदलने निकल पड़े। लेकिन समुद्र किसी षड्यंत्र का साथी नहीं बनता। कुछ ही दिनों में तूफान आए, पाल फट गए, जहाज डगमगाने लगे, नाविक डर गए, वे वापस लौटना चाहते थे। लेकिन वास्को दा गामा डरने वाला नहीं था, क्योंकि वह जानता था यह यात्रा केवल एक साहस की नहीं, एक लक्ष्य की थी। अफ्रीका का दक्षिण छोर, केप ऑफ गुड होप, यह वह स्थान था जहां सैकड़ों जहाज डूब चुके थे। लहरें पहाड़ों जैसे उठती थी। यह समुद्र की चेतावनी थी, लेकिन लालच अक्सर चेतावनियों को अनसुना कर देता है। कई दिनों की जद्दोजहद के बाद वे इस मौत के द्वार को पार कर गए, और यहीं से इतिहास बदलने लगा। पूर्वी अफ्रीका पहुंचने पर हर जगह उनका स्वागत नहीं हुआ। मोम्बासा में संदेह हुआ, क्योंकि स्थानीय शासकों ने समझ लिया था कि ये केवल व्यापारी नहीं है। लेकिन मलिंदी में उन्हें रास्ता मिला, और यहीं इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ आया। अरब नाविक अहमद इब्न मजीद, जिसके पास हिंद महासागर का ज्ञान था, उसने अनजाने में यूरोप को वह रहस्य दे दिया जो सदियों से सुरक्षित था। अब समुद्र उनके खिलाफ नहीं, बल्कि उनका मार्गदर्शक बन गया, और मानसून की हवाओं ने उनके जहाज़ों को भारत की ओर धकेल दिया। लेकिन उन्हें नहीं पता था, वे केवल एक देश तक नहीं पहुंच रहे हैं, वे एक सभ्यता के द्वार पर दस्तक देने वाले थे। और यह दस्तक आने वाली सदियों के लिए संघर्ष की शुरुआत थी। 20 मई 1498 की सुबह क्षितिज पर एक नई दुनिया उभर रही थी। नारियल के वृक्ष, सफ़ेद रेत, हवा में चंदन और मसालों की सुगंध, यह भारत था। पुर्तगाली जहाज धीरे धीरे कालीकट की तट की ओर बढ़ रहे थे। नाविक स्तब्ध थे। उन्होंने इतना समृद्ध, इतना जीवंत और इतना व्यवस्थित समाज पहले कभी देखा ही नहीं था। लेकिन वास्को दा गामा केवल सुंदरता नहीं देख रहा था, वह अवसर देख रहा था। उसकी आंखों में उत्सुकता नहीं थी, गणना चल रही थी। कालीकट सदियों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र था। अरब, अफ्रीकी, चीनी और भारतीय व्यापारी यहाँ आते थे। यहाँ धर्म, भाषा और संस्कृति अलग अलग थे, लेकिन व्यापार सबको जोड़ता था। जब स्थानीय लोगों ने विदेशी जहाज देखे तो उसकी उत्सुकता स्वाभाविक थी। लोगों ने उनका स्वागत किया, कुछ जिज्ञासा से तो कुछ सावधानी से, क्योंकि भारत की परंपरा रही है अतिथि का सम्मान करना।
वास्को और उसका दल शहर में पहुंचा। वे उस व्यवस्था को देखकर हैरान थे। सड़कें साफ, बाजार सुव्यवस्थित, लोग शिक्षित और आत्मविश्वासी। यह वह यूरोप नहीं था जहां गरीबी और अस्थिरता थी। यह एक विकसित सभ्यता थी। कालीकट के शासक ज़मोरिन एक दूरदर्शी और शक्तिशाली राजा। उन्होंने विदेशी मेहमानों से मिलने का निर्णय लिया। राजमहल में सभा हुई। मसाले, रेशम और कीमती वस्तुएं सामने रखी गई। लेकिन यह प्रदर्शन नहीं था, यह सामान्य व्यवहार था। वास्को दा गामा भीतर से हिल गया। यूरोप जिन वस्तुओं के लिए युद्ध करता था, वो वस्तुएं यहाँ सामान्य थी। लेकिन एक समस्या थी। जब वास्को ने उपहार प्रस्तुत किए तो वे बहुत ही साधारण थे। कुछ कपड़े, कुछ सस्ती चीज़ें। भारतीय दरबार में यह प्रभावशाली नहीं था। यह पहली बार था जब भारतीयों को समझ में आया ये लोग इतने समृद्ध नहीं हैं। लेकिन असल बात यह नहीं थी। वास्को का उद्देश्य केवल व्यापार नहीं था, वह जानकारी इकट्ठा कर रहा था। बंदरगाह, व्यापार मार्ग, मसालों के स्रोत और सुरक्षा व्यवस्था, सब कुछ। वह देख रहा था भारत कैसे काम करता है। अरब व्यापारी जो वर्षों से यह व्यापार कर रहे थे, उन्होंने खतरों को जल्द ही पहचान लिया। उन्होंने ज़मोरिन को चेतावनी दी, ये लोग व्यापारी नहीं, आक्रमणकारी हैं। लेकिन भारत की परंपरा विश्वास की थी, संदेह की नहीं। ज़मोरिन ने उन्हें अवसर दिया और यही अवसर आने वाले समय में सबसे बड़ी भूल साबित हुआ। वास्को ने व्यापार की अनुमति मांगी, अनुमति मिल गई, लेकिन वह संतुष्ट नहीं था। वह जानता था यह शुरुआत है। कुछ महीनों तक वे भारत में ही रहे। उन्हें केवल व्यापार नहीं किया, उन्होंने अध्ययन किया। उन्होंने देखा भारत की संपत्ति कहाँ से आती है, किस तरह लोग सहयोग से व्यापार करते हैं, कैसे अलग अलग राज्यों के बावजूद व्यवस्था चलती है। और सबसे बड़ी बात, भारत सैन्य रूप से समुद्री आक्रमण के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि सदियों से समुद्र व्यापार का माध्यम था, युद्ध का नहीं। जब वास्को वापस लौटने लगा, उसके जहाज केवल मसालों से नहीं भरे थे, वे जानकारी से भरे थे। और यही जानकारी यूरोप के लिए सोने से भी अधिक मूल्यवान थी। पुर्तगाल पहुंचते ही उसका स्वागत हुआ, लेकिन असली उत्साह मसालों के लिए नहीं था। उत्साह उस मार्ग के लिए था जो अब खुल चुका था। अब यूरोप सीधे भारत तक पहुंच सकता था और अब उन्हें किसी मध्यस्थता की जरूरत नहीं थी। लेकिन इसके साथ एक और विचार जन्म ले चुका था। यदि भारत इतना समृद्ध है तो केवल व्यापार क्यों न नियंत्रण किया जाए। कुछ वर्षों बाद पुर्तगाली जहाज फिर से आए, लेकिन इस बार उनका व्यवहार अलग था। उन्होंने बंदरगाहों पर दबाव डालना शुरू किया, जहाज़ों को रोकना, व्यापार पर नियंत्रण। धीरे धीरे यह व्यापार नहीं, सत्ता की शुरुआत थी। उन्होंने तटीय क्षेत्रों में किले बनवाए, तोपें लगवाई और समुद्र जो सदियों से शांति का मार्ग था, अब युद्ध का मार्ग बन गया। भारत के लोग चकित थे। वे समझ नहीं पाए ये वही लोग हैं जिन्हें हमने अतिथि की तरह सम्मान दिया। लेकिन इतिहास कभी कभी विश्वास का फायदा उठाने वालों को जन्म देता है। और अब यूरोप की अन्य शक्तियां भी जाग चुकी थी। डच, फ्रांसीसी और अंत में अंग्रेज, सब ने देखा भारत केवल एक देश नहीं, एक अवसर है। और यह सब शुरू हुआ उस दिन जब एक जहाज कालीकट के तट पर पहुंचा। लेकिन कहानी यह खत्म नहीं होती, क्योंकि असली संघर्ष तो अभी शुरू होना बाकी था। 1498 के बाद लहरों के साथ कुछ और भी आने लगे। लालच। वास्को दा गामा की यात्रा ने केवल एक मार्ग नहीं खोला था, उसने एक दरवाज़ा खोल दिया था, जिसे धीरे धीरे उपनिवेशवाद का अंधेरा भारत में प्रवेश करने लगा। पुर्तगाली बार बार भारत आने लगे। शुरुआत में वे व्यापारी बने रहे, लेकिन जल्द ही उनका व्यवहार बदल गया। उन्होंने समुद्र को हथियार बना लिया। जहाज़ों पर तोपें थी। वे भारतीय और अरब व्यापारियों के जहाज़ों को रोकने लगे, कर वसूलने लगे। जो नहीं मानता उसके जहाज जला दिए जाते थे। समुद्र जो सदियों से स्वतंत्र था, अब भय का प्रतीक बनने लगा। गोवा, दमन, दीव, ये केवल शहर नहीं थे, ये यूरोपीय शक्ति के पहले किले बन गए। भारत के शासकों ने खतरे को समझा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यूरोप में खबर फैल चुकी थी, भारत केवल अमीर नहीं बल्कि असुरक्षित भी है। और फिर एक एक करके नए खिलाड़ी मैदान में उतरे। डच आए, उन्होंने मसालों पर नियंत्रण की कोशिश की। फ्रांसीसी आए, उन्होंने व्यापार के साथ राजनीति शुरू की। लेकिन सबसे खतरनाक चाल चली इंग्लैंड ने। उन्होंने तलवार नहीं, कागज और कंपनी का इस्तेमाल किया। सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का जन्म हुआ। यह एक व्यापारी संगठन था, लेकिन इसके पास सेना थी। यह व्यापार करती थी, लेकिन शासन का सपना देखती थी। धीरे धीरे उन्होंने भारत के शासकों के बीच मतभेदों का फायदा उठाया। जहां भारतीय एक दूसरे से लड़ रहे थे, वहां अंग्रेज ताकत इकट्ठा कर रहे थे। 1757 प्लासी का युद्ध, यह केवल एक युद्ध नहीं था, यह भारत के भाग्य का मोड़ था। विश्वासघात, षड्यंत्र और लालच, इन तीनों ने मिलकर भारत को कमजोर कर दिया। इसके बाद एक एक कर भारत के बड़े क्षेत्र अंग्रेजों के नियंत्रण में आने लगे। कर बढ़ाए गए, किसानों से जबरन वसूली हुई। भारत की समृद्धि धीरे धीरे यूरोप की ओर बहने लगी। एक समय जो देश दुनिया की अर्थव्यवस्था का केंद्र था, वह गरीबी और अकाल का शिकार होने लगा। भारत की संपत्ति कारखानों में नहीं, जहाज़ों में भरकर विदेशों के धरती में भेजी जा रही थी। लोगों की मेहनत
दूसरों की ताकत बन रही थी। लेकिन इतिहास में हर अंधेरा एक चिंगारी को जन्म देता है, और भारत में भी यह चिंगारी जल चुकी थी। सन 1857 पहला स्वतंत्रता संग्राम। यह केवल सैनिकों का विद्रोह नहीं था, यह आत्मसम्मान की पुकार थी। झांसी की रानी, तात्या टोपे, मंगल पांडे, इन नामों ने लोगों के दिल में आग लगा दी। हालांकि यह संघर्ष असफल रहा, लेकिन इसने एक संदेश दे दिया। भारत सोया नहीं, समय बीतता गया, नई पीढ़ी उठी। महात्मा गांधी, उन्होंने दुनिया को एक नया हथियार दिखाया, अहिंसा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने संघर्ष की आग को और तेज किया। भगत सिंह, उन्होंने युवाओं के दिलों में क्रांति भर दी। लाखों लोग जेल गए, हजारों ने जान दी, लेकिन अब भारत बदल चुका था। अब यह केवल एक भूमि नहीं थी, एक चेतना था, एक विचार था। दुनिया ने देखा, जिस देश को सदियों तक लूटा गया वह झुकने के बजाय और मजबूत होता चला गया। और फिर 15 अगस्त 1947 वह दिन आया जब भारत ने अपनी सांस वापस ली। आज़ादी की पहली सुबह। यह केवल राजनीतिक जीत नहीं थी, यह आत्मा की जीत थी। यह संदेश था, भारत को जीता नहीं जा सकता, भारत को केवल समझा जा सकता है, सम्मान दिया जा सकता है। आज भी जब हम इतिहास की ओर देखते हैं तो समझ में आता है, एक समुद्री यात्रा ने दुनिया बदल दी। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा सत्य यह है, भारत कभी खोया नहीं था, बस दुनिया को उसे समझने में समय लगा। क्योंकि भारत केवल सोना या मसाले नहीं है, भारत एक विचार है, और विचार कभी नहीं मरते। वे हर पीढ़ी में जन्म लेते हैं और दुनिया को रोशनी देते हैं। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट में बताइए कि अगला वीडियो किस विषय पर देखना चाहते हैं। आपके सुझाव हमें नई कहानियाँ रचने की प्रेरणा देती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार।